नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जगदीश सर हिंदी क्लासेस में। दोस्तों पिछली जो वीडियो थी, लगता है आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्योंकि कल रविवार था और कहीं कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने किसके बारे में पढ़ा था? हिंदी के बारे में पढ़ा था। तो आप सब मैंने ये पूछता हूँ कि हिंदी शब्द किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? तो फारसी। अगर फारसी ऑप्शन ना हो तो क्या करोगे? ईरानी करोगे। उसके बाद हमने पढ़ा था भाषा के बारे में कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा किससे, शब्द बना हुआ किससे है। तो भाषा शब्द जो बना हुआ है संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। उसके बाद मैंने कहा भाष धातु का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना, बोलना, कहना। और भाषा को जो अर्थ होता है वो होता है विचारों को प्रकट करना। और मैंने आपसे ये पूछा था कि विचार जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो ध्वन्यात्मक इकाई होती है, अर्थात ऐसे ध्वनियाँ जो हम आवाज नहीं कर सकती, जो किसी प्रकार का उसके आवाज का कंपन का स्वरूप नहीं होता, उसे ही विचार कहते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। हमने उसके बाद परिभाषा की बात की थी कि भाषा की परिभाषा क्या है, और कामता प्रसाद के अनुसार, सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार की थी। और अब आपसे ये पूछे कि भाषा की परिभाषा क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि भाषा वह ध्वनियों का सार्थक समूह होता है जिसमें एक व्यक्ति या एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तथा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह वह विचारों को ग्रहण करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। आपसे ये पूछे कि भाषा बनती कैसे है? दोस्तों ध्यान रखना कि भाषा जो बनती है, तो सबसे पहले भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात लिखित रूप से भाषा की छोटी इकाई वर्ण होगी, और वर्ण से जब हम क्या करेंगे, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलाते हैं तो उनसे शब्द बनते हैं, और शब्दों का जब हम सार्थक समूह बनाएंगे तो वाक्य बनेगा, और वाक्य मिलकर ही हमेशा क्या बनती है? भाषा बनती है। तो आपसे ये पूछे कि भाषा की मूल आधार या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, वर्ण होती है। आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा की विशेषता की बात करते हैं कि भाषा की विशेषता क्या है। भाषा की विशेषताएं, सबसे पहले प्यारे दोस्तों, जो भाषा जो होती है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है। अर्जित संपत्ति होती है, अर्थात हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं। अगर कोई नया जो बच्चा होता है, जो जन्म लेता है, नवजात शिशु जो होता है, वो क्या करता है, भाषा जो उसकी जन्म जन्म से नहीं होती उसकी, अर्थात वह अपने परिवार में रहकर अपनी माता के शब्द सुनता है, अपने पिता के, दादाजी के विचारों को ग्रहण करता है। इसीलिए भाषा को अर्जित संपत्ति माना गया है। उसके बाद भाषा जो होती है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। सामाजिक प्रक्रिया, अर्थात बालक ने जो भाषा सीखी, अर्जित की थी, वो किसी समाज में रहकर अर्जित करते हैं। समाज का मतलब हो गया कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है, बच्चा जिस समाज में रहता है, और वहीं से भाषा को अर्जित करता है, अर्थात भाषा को अनुकरण करता है। इसीलिए भाषा जो एक अनुकरण होती है, क्योंकि बच्चा जो है समाज में अपने परिवार से भाषा का अनुकरण करता है। उसके बाद अब अनुकरण करेगा तो भाषा हमेशा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। तो भाषा परिवर्तनशील का मतलब हो गया कि भाषा जो है अपने समय के अनुसार हमेशा बदलती रहती है। जैसे एक बच्चा पहले परिवार में भाषा का अनुकरण किया, उसके बाद वो समाज में गया तो समाज से भाषाओं को ग्रहण किया, और समाज से लेकर अगर वो कहीं राज्य में, कहीं अन्य देश में जाता है और वहाँ पर जो भाषा है उसको ग्रहण करता है। अर्थात भाषा जो है हमेशा बदलती रहती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे उदाहरण की बात करें कि एक कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी,
कहते हैं कि एक कोस पर, अर्थात हम अपने क्षेत्र से एक कोस जाती है तो वहां पर पानी बदल जाता है, लेकिन हम जब 5 कोस पे जाते हैं तो वहां पर वाणी जो है वो बदल जाती है। कहने का मतलब है कि भाषा जो है हमेशा परिवर्तनशील रहती है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लो ये राजस्थान है, हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बात करोगे तो यहाँ पे है जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी बोली जाती है, और मारवाड़ में मारवाड़ी। लेकिन जो हरियाणा के टच के अंदर जो भाग है वहाँ पे अहिरवाटी बोली जाती है। तो वो कहेंगे समय के अनुसार स्थान के अनुसार भाषा परिवर्तनशील होती है। तो ये भाषा को लेकर विशेषताओं को लेकर थे। तो भाषा अर्जित होती है, सामाजिक प्रक्रिया है, अनुकरणशील होती है और भाषा परिवर्तनशील होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये भाषा की क्या थी, हमारी विशेषताएं थी। लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी भाषा जो होती है उस भाषा को सीखने का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वो 3 प्रकार से होता है। तो आपसे पूछे कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो हमेशा 3 भाग होते हैं इसके। नंबर 1 होता है जिज्ञासा, नंबर 2 पे होता है अनुकरण, और नंबर 3 पे होता है अभ्यास। ये 3 जो भाषा को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए 3 तत्व जरूरी होते हैं। पहले तो जिज्ञासा, देखो इच्छा, जो जानने की इच्छा उसे जिज्ञासा कहते हैं, तो जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु कहते हैं। अर्थात अगर आप कोई भी भाषा को जानने की इच्छा रखते हैं तो वो जिज्ञासा होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए अगर आपको कोई नई भाषा का जानने की इच्छुक है, आप नई भाषा जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो हमारी भाषा हमेशा जिज्ञासा होती है। जैसे थोर्नडाइक ने कहा था कि जिस प्रकार एक घोड़े को तालाब के पास तो ले जाया जा सकता है लेकिन आप उसे पानी नहीं पिला सकते, अर्थात अगर उस घोड़े की इच्छा होगी तो ही वो क्या करेगा, पानी पिएगा। इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी बात, कोई भाषा, कोई विचार जानने की इच्छा है तो ही आप क्या करोगे, उसे समझोगे, जानोगे, और वही हमारी दृष्टिकोण होता है, जिज्ञासा का होता है। उसके बाद अनुकरण। अब मैंने आपको कहा था कि जब आपको जिज्ञासा होगी, भाषा को जानने की इच्छा होगी, तो आप उस भाषा का अच्छे ढंग से अनुकरण करोगे, मतलब उसे अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करोगे। जब आपने इसको अच्छे ढंग से समझ लिया तो फिर बार बार उसी भाषा को अभ्यास करते रहोगे। तो थोर्नडाइक कहता है कि अगर आपको भाषा का स्थायी रूप प्रदान करना है तो बार बार आप अभ्यास करोगे, कि करत करत अभ्यास जड़मत होई सुजान। ये थोर्नडाइक ने कहा था। हमें हमेशा भाषा को मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, हम उसे अच्छे ढंग से अनुकरण करें और बार बार अभ्यास करें, जिससे हमारी भाषा जो है वो स्थायी हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये भाषा को जानने के दृष्टिकोण थे, क्योंकि दोस्तों हमेशा भाषा जो है अगर उसको मनोवैज्ञानिक बनाओगे तो 3 बातें, हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, अगर जिज्ञासा है तो ही हम उस वस्तु का अच्छे ढंग से अनुकरण कर पाते हैं, और उसके बाद जब जो कुछ हमने अनुकरण कर लिया उसको हम बार बार अभ्यास करें, बार बार पढ़ते रहें, तो हमें हमेशा क्या होता है, भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण थे। आपसे डायरेक्ट पूछे कि इनमें भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन कौन से नए हैं या कौन से नहीं हैं, तो 3 आपको जरूर मिलेंगे। हम नेक्स्ट बात करें कि हमने ये पढ़ा था कि भाषा का कर्म की बात करें, कि भाषा का कर्म क्या होता है। अर्थात भाषा को सबसे पहले एक बालक, जैसे मान लो ये बालक है, ये बालक जो है, इस बालक को भाषा का विकास करना है तो सबसे पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले ये छोटा बालक जो होता है ये भाषा को सुनने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले भाषा को सुनेगा, क्योंकि बच्चे की सुनने की जो इकाई होती है वो जन्मजात होती है। बच्चा सुनेगा, जैसे मान लो घर में कोई दादाजी बोल रही हैं, कोई माताजी बोल रही है,
तो बच्चा सुनने पे सबसे पहले सुनता है उसे, सुनने के बाद धीरे धीरे उसे बोलना सीख जाता है। पहले वो सुनेगा, सुनकर उस बात को क्या करेगा, अर्जित करेगा, अर्जित करेगा तो वो बोलना सीख जाएगा। जैसे एक बालक एक समाज में अन्य अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, नई नई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो बालक उन भाषाओं को पहले सुनेगा, सुनने के बाद उसे बोलने का प्रयास करेगा, और वह जैसे ही बोलने का प्रयास करेगा उसके बाद वो उस भाषा को पढ़ना कर स्टार्ट करेगा, और पढ़ने के बाद वो लिखना प्रारंभ करता है। तो भाषा का जो कर्म होता है, सबसे पहले हम भाषा को सुनना सीखते हैं, उसके बाद उसे बोलना सीखा जाता है, उसके बाद पढ़ना, और अंत में लिखना होता है। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा सबसे पहले सुनेगा, सुनकर उस बात को बोलना सीखेगा, बोलना सीखने के बाद उसे पढ़ना लिख सीखेगा, पढ़ने के बाद उस पूरी की पूरी बात को लिखना प्रारंभ कर देगा। अब बात करें कि देखो ये 4 कौशल, हाँ जी दोस्तों, ये भाषा के 4 कौशल ही हैं। हम इन 4 कौशलों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि भाषा की जो परिभाषा जो बनती है, इन 4 कौशलों को लेकर ही बनती है। जैसे हमने बात की थी कि जो भाषा है, वो भाषा हमें अभिव्यक्त करते हैं, और दूसरा मैंने कहा था भाषा को हम ग्रहण करते हैं। तो ये 4 जो कौशल होते हैं, ये 4 कौशलों में 2 ऐसे कौशल होते हैं जिनसे भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और 2 कौशल ऐसे होते हैं जो भाषा को ग्रहण करते हैं। जैसे सुनना, मतलब सुनकर आप ग्रहण करते हो या अभिव्यक्त करते हो। दोस्तों, सुनना हमेशा हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो सुनना हो गया। उसके बाद बोलना, हम कोई भी बात को, कोई विचार को, अब मैं आपके सामने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो बोलकर हमेशा भाषा को अभिव्यक्त किया जाता है। तो अभिव्यक्ति कौन सा हो जाएगा, बोलना। तो भाषा में हम बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसका बाद पढ़ना, तो देखो पढ़ोगे तो क्या करोगे, ग्रहण करेंगे विचारों को, तो ग्रहण करेंगे, पढ़ना भी क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। और लिखना हमेशा हम क्या करेंगे, अभिव्यक्त करते हैं। तो ये जो है भाषा के 4 कौशल होते हैं। इनमें बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, सुनना पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि भाषा में ऐसे कौन से कौशल हैं जो हम ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहणात्मक होते हैं, तो सुनना पढ़ना, अभिव्यक्तात्मक होते हैं, बोलना और लिखना। इसी प्रकार से हम अपने विचारों को दूसरे सामने अभिव्यक्त करते हैं, बोलकर और लिखकर, और दूसरों के विचारों को हमें सुनकर पढ़कर ग्रहण करते हैं, और उन्हें ही भाषा कहते हैं। बस होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट बात करें। अब सुनो, सबसे पहले बात किसकी की, भाषा के शब्द की बात की, शब्द बनता कैसे है, उसके बाद उसकी अर्थ की बात की, फिर परिभाषा की बात की, फिर विद्वानों की अलग अलग परिभाषा क्या है हमने उसकी बात कर ली। इसके बाद भाषा की विशेषता हमने पढ़ी कि अर्जित संपत्ति होती है, और सामाजिक प्रक्रिया होती है, अनुकरणात्मक होती है, परिवर्तनशील होती है। हाँ दोस्तों, एक ध्यान रखना, भाषा जो हमेशा, भाषा जो चलती है वो कठिन से सरल की ओर चलती है, कठिन से सरल की ओर। कैसे, क्योंकि भाषा जब प्रारंभ करते हैं तो भाषा कठिन होती है, लेकिन जब हम भाषा का हम अनुकरण करेंगे और बार बार इस काम करेंगे, अभ्यास, अनुकरण व अभ्यास करेंगे, तो भाषा जो है धीरे धीरे सरलता की ओर बढ़ जाएगी। तो भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर ही गमन करती है। उसके बाद हमने भाषा के कौशल पढ़े, पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सी होती हैं, बोलना और लिखना। ग्रहणात्मक कौशल होते हैं सुनना और पढ़ना होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे भाषा के प्रकार। कि आपसे ये पूछे कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। देखो, जो बुक्स है, जो ऑथेंटिक बुक भी है, गाइड्स वगैरह है, उन सभी में 2 ही मिलते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, क्योंकि आपको पता है कि हमारी हिंदी भाषा जो है
ये एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि बार बार इसका हम प्रयोग ही करते हैं, इन पे शोध होते रहते हैं, इसीलिए हम भाषा को या हिंदी भाषा को वैज्ञानिक मानते हैं। और पीछे फिलहाल ही थोड़ी समय पहले भाषा के ऊपर शोध हुआ, और शोध होने के बाद इसके 3 प्रकार बनाए गए। इसमें पहला प्रकार जो था वो था मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। उसके बाद दूसरा जो प्रकार था वो था लिखित भाषा। और वर्तमान में जो तीसरा जो प्रकार मिलता है वो मिलता है सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार मिलते हैं। आपने पीछे जो एसआई का एग्जाम हुआ था वहां पे ये पूछा गया था, इन तीनों भाषाओं को लेकर एक प्रश्न बना था। और मैंने जब कोचिंग सेंटर में पढ़ाया था तब मैंने ये कहा था कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक इन तीनों प्रकारों से अप्लाइड प्रश्न बन सकते हैं। ऐसा में पूछा गया था कि एक जो सड़क पर एक यातायात पुलिस अधिकारी खड़ा है और वह पुलिस अधिकारी जो है वाहनों को, सॉरी दोस्तों, लाइट के जाने की वजह से